हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा मैंने कहा था आपसे कि मैं बहुत ही जल्द आप सबके सामने लेकर आने वाला हूं डी ट्रिपल एस वी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आप सबसे पहले भी बता चुका है। तो चलिए फटाफट खोज लेते हैं हम अपना पीडीएफ और यहाँ से शुरुआत करते हैं। और आप सब चैनल पर जो नए हों, चैनल को फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे से कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सीरीज का वो किया है आरंभ। तो इस सीरीज में आपको आज सीडीपी के क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप मेरे उसमें भी देख रहे होंगे थंबनेल में कि मैं लिखा हूँ अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आज से ही आप अपने कुछ क्वेश्चंस की सीरीज मेरे साथ साथ करते रहिए, जिससे एग्जाम जब आए तो बहुत ज़्यादा दिन ना लगे, बहुत ज़्यादा समय ना लगे। इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए आप सब, और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो बहुत दूर गांव में हैं, जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं उनको। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। को एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपने संगठनों को कानूनी या बल का वैध उपयोग के माध्यम से नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। एक धार्मिक संस्था, सेकंड ऑप्शन दिया गया है हमें आर्थिक संस्था, फोर्थ दिया गया है राजनीतिक संस्था, थर्ड दिया गया सामाजिक संस्था। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो चीज क्वेश्चन आए हैं उसके आसपास की चीजें किसी भी बोर्ड की हैबिट होती है कि वो वहां से क्वेश्चन जरूर करते हैं। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है इस वीडियो में। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से। तो चलिए इसमें देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। राजनीतिक संस्था। तो राजनीतिक संस्थाएं अपने संगठनों एवं शक्ति के वैधानिक प्रयोग के माध्यम से नियंत्रण की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित होती हैं। टीबी बोटेमोरे के अनुसार राजनीति मुख्यतः शक्ति के विभाजन और समाज में सत्ता से संबद्ध है। तो क्या है, ये एक है फिलोसफर, इनके अकॉर्डिंग है कि टीबी बोटेमोरे के अनुसार राजनीति मुख्यतः शक्ति की के विभाजन के समाज में सत्ता से संबद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है ये वो हैं जो डी ट्रिपल एस बी में 2019 में पूछे गए हैं। मैं इस सीरीज में आपको सारे जितने भी आज तक 2013 से 22 तक हुए हैं सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, इसलिए इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं रहेगी, इसलिए आप इसको बहुत आराम से देख सकते हैं। चलिए इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2019, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट का पूछ रहा है 2009, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर, मतलब एक वीक में कितना आवर्स काम करना है टीचर को। लेकिन इसमें देखिए एक चीज और इंक्लूड की गई है, टीचिंग इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स, मतलब उसको पीछे जो तैयारी करते हैं उसका भी कितना समय होना चाहिए कम से कम तैयारी करने का। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, हिंदी में भी पढ़ के करा देता हूं कि काम करने की न्यूनतम संख्या क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रति सप्ताह में एक शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य समय, जिसमें शिक्षण के साथ साथ तैयारी का समय भी शामिल है। तो क्या होगा वो, 45 दिया गया है, 35 दिया गया है, 48 दिया गया है, तो 52 यहाँ पर होगा 45। अब चलिए इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक सेकंड का मौका दीजिएगा, मैं सेकंड पेज पर जाता हूँ यहाँ से। हाँ अब चलिए, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों को कम से कम एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना अनिवार्य है। मतलब ये क्लास में ही नहीं, ये क्लास के बाहर जो प्रिपरेशन उसकी करते हैं, मतलब तैयारी करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग को भी सिखाई गई हैं डीएलएड बीएड में। जब हम लोग की टीचिंग लगती थी तो क्या करना है कैसे करना है, तो उन सब में एक सप्ताह में 45 आवर्स इंक्लूड होते हैं। इसमें उसके शिक्षण और शिक्षण के लिए तैयारी के समय को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इस अधिनियम के अनुसार शिक्षक को बच्चों का व्यापक एवं सतत मूल्यांकन करने, अभिभावकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने और निर्धारित समय में पाठ्यचर्या को पूर्ण करने जैसी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो ये किस प्रकार की चीज है, जैसे सीसीई पैटर्न आया था, हम लोग जब क्लास 10th में थे तो सीसीई पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर दिए थे, वो उसी के प्रोस्पेक्टस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही जोड़ी सही से ढंग से मेल नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने, चारों को हम देख लेते हैं अच्छे से। आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा सब, तो चलिए चारों को एक साथ कर लेते हैं। अफेक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व्स द इमोशंस एंड द फीलिंग, तो ये सही होगा, क्योंकि जो प्रभावी शिक्षा है
वो भावनाओं को शामिल करता है, इमोशन और फीलिंग दोनों को। तो यहाँ पर भावना दे दिया गया है हिंदी में। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, तो इट इज एसेंशली कॉन्सेप्ट लर्निंग, हाँ बिल्कुल एकदम, भेदभाव सीखना या सीखने के ऊपर या अनिवार्य शिक्षा से सीखने की अवधारणा है, कोई भी भेदभाव करने से। तो ये यहाँ पर हो सकता है, क्या पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में, मेल नहीं खाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद ऑप्शन भी, क्योंकि जब तक आपको चारों ऑप्शन नहीं पढ़ लेना है किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंचना है आपको। देखिए यहाँ पर लिखा है साइकोमोटर लर्निंग स्किल लर्निंग, तो स्किल्स हैविंग लार्ज फिजिकल और मोटर कंपोनेंट्स, तो साइकोमीटर लर्निंग बड़े शारीरिक या मोटर घटकों वाले कौशल। तो ये सही है मुझे लगता है। चलिए और देख लेते हैं क्या है। सॉरी, लास्ट ऑप्शन दिया गया है कॉग्निटिव लर्निंग इनेबल्स अस टू फंक्शन एट द लो लेवल्स ऑफ द कंप्लीटली। तो यही एक गलत मुझे लग रहा है कि संज्ञानात्मक अधिगम जो होता है हमें जटिलता के निम्न स्तर पर कार्य करने में सक्षम बनाता है। तो यही एक इसका कार्य नहीं है सिर्फ, यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसको देख लेते हैं क्या है। संज्ञानात्मक अधिगम के बारे में बताया गया है, हमें जटिलता के निम्न स्तर पर कार्य करने में सक्षम बनाता है। यह जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि संज्ञानात्मक अधिगम में जटिलता के निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर के अधिगम की क्रियाएं शामिल है। यहाँ पर क्रियाएं होगा, क्रियाएं लिखा है, क्रियाएं शामिल है। संज्ञानात्मक अधिगम संज्ञान संज्ञान अनुभव और ज्ञान डीपों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने वाली चीजों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंटल रूल्स दैट परमिट्स अस टू मेक अ डिसीजन एंड जजमेंट्स इन अ रैपिड एंड इफिशिएंट मैनर। यहाँ पर देखिए एफिशिएंट मैनर की बात होगी। निम्नलिखित में से कौन से अंगूठे के मानसिक नियम है। यहाँ पर मैं भी एक बार कंफ्यूज हुआ था, अंगूठे के नियम मानसिक नियम, तो ये एक नियम होता है जो कि ह्यूरिस्टिक में आता है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये सही लिखा है, कंफ्यूज ना होइएगा यहाँ पर, जो हमें निर्णय लेने की अनुमति देते हैं और एक तेज और कुशल तरीके से निर्णय लिए जा सकते हैं। तो ये जैसे मतलब किसी को तुरंत निर्णय लेना हो तो वो कौन से प्रोसेस में आता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, क्रिटिकल थिंकिंग, एलोबरेशन विस्तार, ह्यूरिस्टिक और फ्रेमिंग। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन है, ह्यूरिस्टिक ऑप्शन होगा। क्यों, इसको शॉर्टकट भी कहा जाता है, मानसिक शॉर्टकट नियम। तो ह्यूरिस्टिक खोज मानसिक अंगूठे के नियम हैं जो, एक सेकंड कुछ कट रहा है पार्ट, हाँ, जो हमें तेजी से और प्रभावी ढंग से निर्णय लेने में, फैसले करने में सहायता करते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ह्यूरिस्टिक पिछले अनुभव से उत्पन्न किए जाते हैं और जल्दी प्रभावी ढंग से काफी अच्छे विकल्प बनाने में सहायक हैं। तो मतलब जैसे आपको फैसला लेना है किसी चीज पे, तो आपका अनुभव एक्सपीरियंस के हिसाब से उसी से प्रोस्पेक्टस से है, इसमें ह्यूरिस्टिक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 105, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं खराब करते हैं, आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने भी हैं। इसकी एक सीरीज बनेगी प्रॉपर, तो आपको बने रहना है हमेशा, डेली बिना किसी छुट्टी के डेली आपके सामने एक वीडियो आएगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डन बाय द फैमिली फॉर सोसाइटी एंड पर्सन। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य परिवार द्वारा समाज तथा व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। तो ये 2 इधर दिया गया है, वैध प्रजनन, और क्या दिया गया है, वैवाहिक बंधन विनियमन। तो एक ऑप्शन ये हो गया। अब चलिए थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है, कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। तो मुझे लगता है इसमें आंसर होना चाहिए तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए एक परिवार द्वारा वैध प्रजनन, वैवाहिक बंधन का विनियमन और मानव व्यवहार का नियंत्रण जैसे कार्य समाज और व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो कोई भी परिवार होगा बिल्कुल भाई, प्रजनन भी वहां पर होगा, वहां पर वैवाहिक बंधन भी बनेंगे और मानव व्यवहार को नियंत्रण भी वहां पर किया जाएगा, जैसे हमारे गार्जियन हमको कंट्रोल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोग कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं भी समझ में आ रही होंगी तो ये मेरा एक प्रयास है, आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, जो भी इसमें सुधार हो सकेगा वो किया जाएगा हमारी तरफ से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु डिफाइंड द कल्चर एज अ कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स द नॉलेज, बिलीफ, लॉ, मोरल्स। तो वे कौन हैं जिन्होंने संस्कृति को एक जटिल पूर्ण के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें समाज के सदस्य के रूप में नाम, विश्वास, कानून, नैतिकता, रीति रिवाज और मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल हैं। तो ऐसा कौन किया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं आप, एडवर्ड टेलर,
टेलकॉट पार्सन्स, एमिल दुर्खीम, जॉन डीवी। तो आपको इसमें आंसर चूज करना है। मैं लाइव होता तो आप लोग इसका आंसर भी कर सकते थे, बट लाइव आने की कोशिश मैंने किया 2-3 बार, नहीं हो पा रहा है, तो मैं सोचा आज ऐसे कर देते हैं, कल थोड़ा सा इसको सही करेक्ट करा के आगे लाइव कल से आएंगे, तब आप भी साथ साथ क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए आंसर ए देख लेते हैं क्या है। आंसर ए दिया गया है, एडवर्ड बी टेलर ने संस्कृति को इस प्रकार परिभाषित किया है कि संस्कृति एक जटिल है, मतलब जटिलता है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, संपूर्णता जिसमें समाज के एक सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, मान्यताएं, कला, नियम, नैतिकता, रीतियां और अन्य योग्यताएं एवं आदतें शामिल हैं। इस प्रकार संस्कृति एक विस्तृत शब्द है जिसमें मानव समाज का सब कुछ शामिल है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? एडवर्ड बी टेलर के द्वारा कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं हम। 107 क्वेश्चन नंबर, इसको आप चाहे तो स्पीड फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, जिससे बस आपका फटाफट क्वेश्चंस देख लीजिए आप किस प्रकार से आए हुए हैं। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल, कौन सा ऐसा है जो अधिगम सामग्री नहीं है? तो विजन मटेरियल, दृश्य सामग्री, टचिंग मटेरियल, स्पर्श संबंधी, सूचना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वर्कर्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, और यूजिंग द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, आसपास के वातावरण को उपयोग करना। तो आप लोग पहले यहाँ पर प्रयास करिएगा कौन सा क्वेश्चन होगा। वैसे इस पर संबंधी मैंने नहीं सुना है कभी। चलिए आंसर इसका देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए तीन कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। तो कौन कौन सा दिया गया? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद चलिए मैं एक्सप्लेनेशन के साथ इसको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ दिए गए हैं 6 से 7 शिक्षा अधिगम सामग्री के, तो मैं आपको सभी बता देता हूँ फटाफट। देखिए पहला क्या है? श्रव्य अधिगम सामग्री, नेक्स्ट वन इज दृश्य अधिगम सामग्री, उसके बाद श्रव्य दृश्य दोनों अधिगम सामग्री, प्रक्षेपित अधिगम सामग्री, अप्रक्षेपित अधिगम सामग्री, अनुभवात्मक अधिगम सामग्री, सूचना एवं संचार तकनीकी अधिनियम सामग्री, क्रियाकलाप आधारित अधिगम सामग्री। तो ये 7 ऐसे हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, और ये एग्जाम में जरूर से जरूर एक ना एक क्वेश्चन के रूप में बन के आते ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट और बेनिफिट्स ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन की आपको बेनिफिट्स बताने हैं क्या क्या है। तो देख ले, समावेशी शिक्षा, हिंदी में भी बता दे रहे हैं, समावेशी शिक्षा के लाभ यहाँ बताने हैं आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, द स्कूल एटमॉस्फेयर कैन बी मेड स्ट्रिक्चर, स्कूल के माहौल को सख्त, स्ट्रिक्टर यहाँ पर लिखा है, स्कूल के माहौल को सख्त बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट वन क्या दिया गया? यह बच्चों को अपने परिवार और समुदाय के साथ रहने में प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि स्कूल के माहौल को सख्त बनाने की बात की जा रही है, तो यह ऑप्शन हो सकता है गलत हो, लेकिन आपको बिना चारों ऑप्शन पढ़े सीडीपी के किसी भी प्रश्न में आंसर नहीं लगाना है। तो देख लीजिए क्या है यहाँ पर, बच्चों को अपने परिवार एवं समुदाय के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इट इनकरेज द चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज एंड द कम्युनिटीज, मतलब अपने परिवार के साथ और समुदाय के साथ रहना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इट कैन हेल्प ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड द एक्सक्लूजन, मतलब यह गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद करता है। तो मुझे लगता है इसका सेकंड और थर्ड आंसर होना चाहिए। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या है। बोथ सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर देख लीजिए यही आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया जाता है। समावेशी शिक्षा के नियम के लाभ क्या है? निम्न लाभ, सॉरी। तो यह बच्चों को अपने परिवार और समुदाय के साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। सेकंड ऑप्शन दिया है, यह गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद करता है, और यह स्कूल के वातावरण को लचीला बनाने के लिए प्रेरित करता है। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है, यह बच्चों में आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल के विकास में सहायता करता है। तो इतनी चीजें यहाँ पर हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 9। यहाँ पर 109 लिखा है, लेकिन ये 9 क्वेश्चन है। आप लोग को भी जो भी इसमें समस्या लगेगी और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाना चाहिए या क्या ऐड करना चाहिए मुझे आप बताएंगे, उसी अकॉर्डिंग मैं ऐड कर दूंगा। वैसे ही आज मैंने 8 बजे के लिए लाइव आने को कहा तो नहीं आ पाया। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हर पेपर, कोई भी अभी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ लेते हैं। वृद्धि और विकास का सिद्धांत क्या है निम्नलिखित में से? तो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, सतत विकास, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनियंत्रितता, प्रिंसिपल ऑफ द
इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध का सिद्धांत। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब जो यहाँ पर अनियंत्रितता है यही गलत होगी। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत हैं जो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। सतत विकास का सिद्धांत है, अंतर संबंध का सिद्धांत है, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, नेक्स्ट वन इज विकास की दिशा का सिद्धांत, नेक्स्ट वन विकास के प्रतिमान का सिद्धांत। थोड़ा सा यहाँ पर कटा हुआ है वो, तो ये इतने दिए हैं। लास्ट यहाँ पर दिया गया है विकास के दर का सिद्धांत। तो इतने यहाँ पर दिए गए हैं 7, तो इसको आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर से जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, who was the founder of the psychoanalysis and the gave the theory of psychoanalysis। तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर शायद कुछ कट रहा है, साइकोएनालिसिस के फादर कौन है, तो मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक आप सभी को पता होगा। नहीं पता होगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कौन है। यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया है, GW एल्पोर्ट, कार्ल जंग, अल्फ्रेड एडलर और सिगमंड फ्रॉइड। तो आप सभी को पता है इसके फाउंडर कौन है, फादर सिगमंड फ्रॉइड। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन पूरे अच्छे तरीके से दिया गया है। अगर आप लोग को लगता है कि एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं तो मैं कल से काट दूंगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा जरूर एक बार। तो यहाँ पर मनोविश्लेषण और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक सिगमंड फ्रॉइड हैं। इनका मनोविश्लेषण गतिशील है और इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास संघर्ष तथा घटनाओं द्वारा निर्धारित होते हैं, जो मुख्यतः अचेतन प्रकृति के होते हैं और गहराई से अध्ययन करने पर ही समझ आते हैं। फ्रॉइड की व्यक्तित्व रचना इदम, अहम और अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो, इसको इंग्लिश में आप जान लीजिए, इड होगा, ईगो होगा, सुपर ईगो होगा। तो हिंदी में नहीं याद कर पाएंगे तो इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, पर आधारित है। तो ये मैंने आपको बता दिया इनके बारे में पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्पिंग इन द क्लोज लिंकेज बिटवीन द स्कूल एंड कम्युनिटी, मतलब कौन सबसे ज्यादा क्लोज है, स्कूल और समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंध कौन में मदद कौन करता है। तो रेगुलर कम्युनिकेशन, नियमित संचार। इस बुक से जिससे मैं करा रहा हूं, अगर आप इसका नाम भी जानना चाहते हैं कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा, या क्वेश्चंस में आपको कहां से प्रीवियस ईयर मिल सकते हैं इसके लिए भी। और नियमित संचार हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज माता पिता का मार्गदर्शन और सलाह देने वाले शिक्षक। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर दोनों होना चाहिए, तो ये दोनों है भी। तो चलिए यहाँ का एक्सप्लेनेशन इसका मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। बोथ है आंसर, पहले इसका समझ लीजिए। विद्यालय और समुदाय के बीच नियमित संचार, माता पिता को मार्गदर्शन और सलाह देने वाले शिक्षक, माता पिता की सक्रियता, सरकारी एवं गैर सरकारी समितियां आदि स्कूल और समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में मदद करता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। और आप लोग इस वीडियो में बता दीजिएगा बाद में, अगर ये बहुत लंबी हो रही होगी तो मैं छोटे वीडियोस बनाऊंगा, और अगर और लंबी चाहिए तो मैं इससे भी लंबे वीडियोस बना दूंगा। तो आप मुझे बता दीजिएगा। आज फर्स्ट डे था इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा इसमें कुछ न बड़ा किया न छोटा। तो चलिए देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोशल एंड कल्चरल फोर्स दैट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। देखिए 2019 का ही पेपर है ये, इसमें 2 बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। अच्छा, हिंदी में पढ़ देता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक एवं सांस्कृतिक बल है जो बालक की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। तो अब इसको पढ़ने के बाद, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ था ये 2019 में। तो प्रीनेटल एंड फैमिली केयर रिसीव बाय अ चाइल्ड, बच्चों के जन्म से पूर्व और परिवार की देखभाल, तो बिल्कुल ये होना ही चाहिए। नेक्स्ट वन क्या है, एक बच्चे द्वारा प्राप्त स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, द क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग रिसीव्ड बाय अ चाइल्ड। नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ द पीयर ग्रुप्स, रिलेशनशिप्स एंड द कंपनी ऑफ द चाइल्ड, एक बच्चे के सहकर्मी, समूह संबंध और कंपनी की गुणवत्ता। तो पीयर ग्रुप्स मतलब जो उनके एज के हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन है, तीनों सही है, 1 2 3, ऑप्शन ए नंबर सही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए। बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा प्रदत्त अवसर निम्न है, मतलब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो आपको देखना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है, फर्स्ट क्या है, एक बच्चे द्वारा प्राप्त पैतृक और पारिवारिक देखभाल, मतलब जो उनको अपने बाबा दादा से मिला हुआ है उससे उनके पारिवारिक देखभाल के ऊपर डिपेंड करता है। एक बच्चे द्वारा प्राप्त स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर डिपेंड करता है, एकदम बिल्कुल जैसे ही हमें सिखाया जाएगा हम उसी प्रकार से आगे काम करेंगे। एक बच्चे के सहपाठियों
के संबंधों की गुणवत्ता, बिल्कुल एकदम, ये भी हमारे साथी जैसे रहेंगे वैसे ही हम भी बनेंगे। पास पड़ोस के पर्यावरण गुणवत्ता, और नेक्स्ट वन इज है अभिभावकों और परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति। तो इस प्रकार से इतने ऑप्शन इसमें दिए गए थे, तो इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, जहां नहीं समझ में आएगा वहां बताइएगा मुझे कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इमोशनल सोशल डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड। तो हिंदी में पढ़ देता हूं मैं, भावनात्मक सामाजिक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बिटवीन द एज 2 and 6 month, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चंस के एक एक जो दिए रहेंगे हमें ऑप्शंस उनको पढ़ने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आप मान के चलिए कि आप क्वेश्चंस गलत कर देंगे, बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स रहती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन्फेंट्स एक्सप्रेस फीलिंग्स सच एज द एंगर एंड सैडनेस, सरप्राइज एंड फियर। तो 2 और 6 महीने की उम्र में बीच में शिशु क्रोध, उदासी, आश्चर्य और भय जैसी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। बिल्कुल छोटा सा बच्चा होगा, उसके बाद सामने आप तेजी से चिल्ला दीजिए तो वो डर जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है, बेबीज कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन एनी वे अंटिल द एज ऑफ 1 year। तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसको फिर भी देख लेंगे। 1 वर्ष की आयु तक का शिशु किसी भी तरह से खुद को व्यक्त नहीं कर सकता है, तो ये बहुत ही गलत है। उसको भूख लगती है तो वो रोने लगता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या होगा। टोडलर यूजली एंटर द अनदर इमोशनली रॉकी टाइम बिटवीन द एज ऑफ 15 to 18 months। तो टॉडलर्स आमतौर पर 15 से 18 की उम्र के बीच एक और भावात्मक रूप से चट्टानी समय में प्रवेश करते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2, मतलब ये दोनों होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी सेकंड नहीं होगा, क्योंकि हाँ मैं आपसे कह ही रहा था कि 1 साल का बच्चा अगर उसको भूख लगेगी क्या वो रोएगा नहीं, बिल्कुल, तो वहाँ एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को। तो ये ऑप्शन गलत होगा, बाकी 1/3 सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मॉडर्न डेज एग्जामिनेशंस। तो हमें आजकल जो एग्जाम आधुनिक परीक्षाओं के बारे में सही पहचानना है हमें क्या है। फोकस ऑन द कैपेसिटी ऑफ मेमोराइज्ड, बिल्कुल एकदम सही बात है, बहुत ज्यादा याद कराने पर, याद करने की क्षमता पर ध्यान देते हैं बहुत। फोर्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ रिप्रोड्यूस, प्रजनन की क्षमता पर, बिल्कुल एकदम, ये दोनों यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा, नाइदर 1 नाइदर 2, ये बिल्कुल नहीं सही होगा, बोथ 1 and 2। तो ऑप्शन नंबर बी यही क्वेश्चन सही होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं बता देता हूँ पूरे तरीके से। आधुनिक परीक्षाएं याद करने और उत्पादन की क्षमता पर ध्यान देती हैं, जो कि सही नहीं है। बिल्कुल, जो भी आजकल एनसीएफ या न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, ये सब इस पर बहुत रोक लगा रही है। परीक्षाएं ऐसी होनी चाहिए जो याद करने को हतोत्साहित मतलब कम करें, और समझ को प्रोत्साहित मतलब जिसका बढ़ावा दें। परीक्षाएं जब उत्पादन की क्षमता पर ध्यान देती हैं तो वे समझ को बढ़ावा देती हैं, किंतु जब याद करने की क्षमता पर ध्यान देती हैं तो रटने को बढ़ावा देती हैं, और रटना मना है हमारे यहाँ। तो कोई भी एजुकेशन पॉलिसी आती है उसमें रटना मना रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ राइट काइंड ऑफ अ टीचर। देखिए अगर आप मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द राइट काइंड ऑफ टीचर, मतलब टीचर के सभी प्रकार के शिक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो चलिए देख लेते हैं शिक्षक के बारे में क्या सही है क्या नहीं। ही सी डिपेंड्स ऑन द मेथड्स, वह तरीकों पर निर्भर करते हैं। ही सी स्टडीज एंड स्टूडेंट्स एज वन एंटिटी, वह सभी प्रकार के, कुछ कट गया है मुझे लगता है, सबसे उत्तम प्रकार का शिक्षक, अच्छा तो यहाँ पर ऑप्शन कट गए हैं मुझे लगते हैं। तो चलिए मैं आपको ऑप्शंस बता दूंगा, इसके अंदर सारा एक्सप्लेनेशन होगा, देख लीजिए। यहाँ पर सी ऑप्शन के तरफ आएगा, तो बोथ 1 and 2 होगा, नहीं सेकेंड ओनली, अच्छा दो ही ऑप्शन ही है इसमें, सॉरी सॉरी एकदम सही बता रहा था मैं आपको। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड, नाइदर 1 or 2, ओनली 1। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, नाइदर 1 or 2, एक भी नहीं सही होगा। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे उत्तम प्रकार का जो शिक्षक है वो मात्र शिक्षण विधियों पर ध्यान न देकर पूरे शिक्षण अधिगम पर ध्यान दें, अर्थात वह शिक्षण कार्य के अलावा बच्चों के अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दें, और उनके शैक्षिक मतलब बच्चा क्या कर रहा है क्लास में, सिर्फ उनको पढ़ा के क्लास से निकल जाना ये नहीं, वो अपने प्लेइंग पीरियड में क्या कर रहा है, खाली पीरियड्स में क्या कर रहा है, लाइब्रेरी में जा रहा है तो क्या कर रहा है, इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, एक टीचर का गुण है। और उनके शैक्षणिक तथा सह शैक्षिक क्षमताओं को भी विकसित करें, मतलब अगर वो कमजोर है किसी प्रकार से तो उसका अलग से मदद करें, जैसे एक्स्ट्रा क्लास वगैरह चलती है। इसी प्रकार से एक उत्तम शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक इकाई के रूप में नहीं देखता, बल्कि देखता गलत लिखा है यहाँ पर,
बल्कि वह प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी वैयक्तिक विभिन्नता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त करने का अवसर देता है। तो एकदम ये सही है। अवसर की बात, समावेशी शिक्षा की बात होती है हमारे यहाँ, कोई भी हो, चाहे एनसीएफ हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, तो सभी जगह पर एनसीएफ मतलब समावेशी शिक्षण का, सस्टेनेबल का बात होती है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इज आर करेक्टली? गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं सही है? मतलब ये औपचारिक की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कि मतलब जो आप बाहर से सीखते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इट हैज द फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड द मेथोडोलॉजी, इसमें लचीला पाठ्यक्रम और कार्यप्रणाली होती है। नेक्स्ट वन क्या दिया गया? इट डज नॉट रिक्वायर स्टूडेंट अटेंडेंस डिक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, इसमें छात्र की उपस्थिति शिक्षक और शिक्षक के बीच संपर्क को कम करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसमें जो बाहर से हमें सिखाया जाता है, तो इसमें मुझे लगता है कि दोनों होना चाहिए। ऑप्शन इसका सही होगा सी ऑप्शन सही होगा, बोथ वन एंड सेकेंड। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने मैं रख देता हूं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, गैर औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसकी योजना नहीं बनाई जाती, ना ही निश्चित उद्देश्य होते हैं। जैसे आप बाहर से कुछ अपने अगर पड़ोसी से सीख रहे हैं, तो इसमें कोई सी उद्देश्य और पाठ्यक्रम नहीं बनाया जाएगा, ना पाठ्यचर्या ना शिक्षण विधियां ही निश्चित होती हैं, या आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती हैं। इसमें छात्र की उपस्थिति और शिक्षक एवं छात्र संपर्क भी आवश्यक नहीं होता। बिल्कुल, अब आप अपने मोहल्ले में कुछ सीख रहे हैं, अपने पड़ोसी से कुछ सीख रहे हैं, तो उसमें शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं है। परिवार और समुदाय में रहकर हम जो सीखते हैं, उसमें से वह सब जो हम समाज में सीखना चाहता है, समाज हमें सिखाना चाहता है, अनौपचारिक शिक्षा की कोटि में आएगा। मतलब जैसे बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो हमारे घर में हमको बताया जाता है या हमारे समाज से बताया जाता है, ना कि हमारे स्कूलों से। तो उन्हीं सब पर बात हो रही थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड? मतलब यहाँ पर एटीट्यूड का कौन सा कंपोनेंट है? रवैया का घटक। तो यहाँ पर एटीट्यूड ही आप जानिए, रवैया शायद गलत लिखा हुआ है। बिहेवियर और एक्ट, व्यवहार या कार्य। फीलिंग एलिमेंट्स, महसूस करने वाले तत्व। क्रिटिकल थिंकिंग, गहन सोच। नॉलेज, तो यहाँ पर मुझे लगता है यही क्रिटिकल थिंकिंग जो है, रीजनिंग एबिलिटी की बात है ये। तो जो है एटीट्यूड हमारा जो है पर्सनालिटी, मतलब हमारे अंदर जो एटीट्यूड होते हैं, और गुड एटीट्यूड नॉट बैड एटीट्यूड, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें किसकी किसकी बात की जाती है? ज्ञान, अभिवृत्ति, और ऑप्शन ए भी फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो यहाँ पर क्या बात होती है? अभिवृत्ति, हाँ एटीट्यूड की हिंदी अभिवृत्ति होती है, वहां रवैया लिखा हुआ था तो सो वहां नहीं समझ पाया मैं। एटीट्यूड तीन मुख्य घटक होते हैं, तो ज्ञान, अभिवृत्ति ज्ञान पर निर्भर है जो तार्किक और तर्क संगत है, तो ये ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज है भावनाएं, इमोशन। अभिवृत्तियां हमेशा भावनाओं संवेदनाओं से जागृत होती हैं, बिल्कुल ठीक है। व्यवहार, व्यवहार दूसरों की भावनाओं का अर्थ है, अर्थ और व्यवहारों को समझने में सहायता करता है, मतलब किस प्रकार से दूसरे का व्यवहार है ये हमें समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट इज है 18 नंबर क्वेश्चन। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये फोटो खींचने में डिस्टर्ब हो गया है। अकॉर्डिंग टू द टायरिस एंड मायर्स, which of the following principles are is or for those who teachers who want to promote creativity in children? टेरिस और मायर्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत उन शिक्षकों के लिए हैं जो बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहते हैं? तो ये मतलब जान लीजिए, ये तो वही एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या जो भी एनसीएफ हमारी, ये सारी बातें करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन पहला क्या है? इक्वलाइज, इमेजिनेटिव एंड द अनसाउंड द थॉट्स, कल्पनाशील और सामान्य विचारों का सम्मान करना। इनकरेजिंग एंड असेसिंग लर्निंग थ्रू द अडल्ट इनिशिएटिव्स, स्वयं की पहल से सीखने को प्रोत्साहित करना और उसका मूल्यांकन करना। बहुत ही ध्यान से आपको ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है। और नेक्स्ट वन इज क्या है? लिंकिंग द इवेल्युएशन विद द कॉज एंड रिजल्ट, कारणों और परिणामों के साथ मूल्यांकन को जोड़ना। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों सही है। तो टेरिस और मायर्स के अनुसार ये तीनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ के सुना देता हूँ। टेरिस और मायर के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत उन शिक्षकों के लिए जो बच्चों में रचनात्मकता, मतलब रचनात्मक बनाने की कोशिश को बढ़ावा देते हैं। कल्पनाशील और असामान्य विचारों का सम्मान करना, एकदम सही है। स्वयं की पहल से सीखने को प्रोत्साहित करना और उसका मूल्यांकन करना, यह भी एकदम सही है। कारणों और परिणामों के साथ मूल्यांकन को जोड़ना,
तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट वन पर चलते हैं। वीडियो लंबी अगर हो जाएगी तो आप लोग मुझे बता देंगे, मैं इससे कम क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग बताइएगा, वो भी कमेंट के माध्यम से। और जो भी आप एक्स्ट्रा चाहते हैं वो बताइएगा, मैं अपना एफर्ट सारा इसमें लगाऊंगा एक्स्ट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। तो पर्सनैलिटी की विशेषताएं, सब बहुत आसान क्वेश्चन है। पर्सनैलिटी ऑफ एवरी पर्सन इज मैचलेस, एकदम सही बात है, अद्वितीय होती है। हर व्यक्तित्व मतलब हर सभी व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, जैसे आपका आपके घर में ही सभी का एक तरह नहीं हो सकता है। तो यहां पर देखेंगे आप सेकंड नंबर, एंड वर्क्स इन अ ज्वाइंट होल सेरेमनी, मतलब व्यक्तित्व एक संयुक्त पूर्ण के रूप में कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, पर्सनैलिटी इज स्टेबल नॉट डायनेमिक, मतलब गतिशील नहीं है या स्थिर है। व्यक्तित्व एक स्थिर होता है, जैसे हम हमारा जो व्यक्तित्व है, आप किसी व्यक्तित्व को देखते हैं कि वो अगर बहुत ही मतलब रूढ़िवादी टाइप का है तो वो रूढ़िवादी ही रहता है, तो बदलता नहीं है जल्दी। तो यहाँ पर ऑप्शन तीनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या है। व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय होता है। व्यक्तित्व एक संपूर्ण इकाई की तरह कार्य करता है। व्यक्तित्व स्थिर है, गतिशील नहीं। व्यक्तित्व अनुवांशिक व पर्यावरण दोनों से मिलकर बना उत्पाद है। ठीक है। व्यक्तित्व का पर्यावरण से लगातार समायोजन है। व्यक्तित्व पूरी तरह से सामाजिक है। तो यहाँ पर इतना मैंने आपको बता दिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कट गया है क्या पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पर लिखा है 19वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में स्वदेशी शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। मतलब आपको 19th सेंचुरी की बात कर रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, स्कूल यूज टू रन विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लोकल रिच मैन, इच लिखा है यहाँ पर, रिच मैन होना चाहिए। स्कूल स्थानीय अमीर आदमी के योगदान से चलाए गए। करिकुलम फोकस्ड ऑन द क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड द क्लासिकल ट्रेडिशंस, पाठ्यक्रम शास्त्रीय भाषाओं और शास्त्रीय परंपराओं को केंद्रित थे। दोनों सही होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है। हाँ, बोथ डी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में स्वदेशी शिक्षा के अंतर्गत स्कूल स्थानीय अमीर आदमियों के योगदान से चलाए जाते थे। पाठ्यक्रम शास्त्रीय भाषाओं और शास्त्रीय परंपराओं पर केंद्रित होते थे और देसी ज्ञान और विज्ञान को बढ़ावा देने वाले होते थे। तो यहाँ पर देसी ज्ञान विज्ञान की होती थी बात। तो चलिए नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन नंबर 21, और आई होप ये क्वेश्चन आपका लास्ट होगा आज का। और इसके बाद आप अपने कमेंट के माध्यम से रिस्पांस जिस प्रकार से देंगे उसी प्रकार से आगे सीरीज बढ़ेगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण की विशेषताएं हैं। तो सेंसरी मोटर आप सभी ने पढ़ा होगा, सीटेट में भी पढ़ा होगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। नो आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता का कोई विचार नहीं है, ना कोई भाषा ना विचार। इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज, खुफिया संबंधित मोटर गतिविधियां। तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर या संवेदी गत्यात्मक चरण का निम्न विशेषताएं होती हैं। बुद्धिमत्ता संबंधी गत्यात्मक क्रियाकलाप, वर्तमान और नजदीक की घटनाओं व वस्तुओं से संबंध, ना ही कोई भाषा ना ही कोई विचार, किसी वस्तु की वास्तविकता का कोई विचार नहीं। तो ये आज आपके लिए था। तो ये पेज खत्म हो चुका है। तो चलिए आप सभी को थैंक यू, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है। और हमारे साथ शेयर, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जैसा भी हो, आपको वीडियो जैसा भी लगे वो आप बताइए हमको। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये पूरी प्रीवियस ईयर की सीरीज चलेगी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। पीवाईक्यू की पूरी सीरीज चलेगी ये, जो कि 2013 से लेके 2022 तक, 2013 से 2022 तक जितने भी पेपर हैं सारे आपको मिलेंगे। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच गाइज।